जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी का साइंस सीरीज चला रहे हैं। इसमें अभी फिजिक्स हम स्टार्ट किए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यांत्रिकी देखेंगे और इसमें फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से साइंस चलेगा। और हम ये वादा करते हैं कि यह तो एक तो आपका साइंस कंप्लीट करवाएंगे, दूसरी बात है कि अगर आपने वीडियो यह देख लिया तो लगभग क्वेश्चन आपका यहीं से 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना आ जाएगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यांत्रिकी में देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान को, बल को, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। इतने चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है और सबको समझ के पढ़ेंगे। अब देखिएगा यांत्रिकी की बात करेंगे, मैकेनिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंड पर बल लगने या उन्हें विस्थापित करने पर उन्हें व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का यह अध्ययन को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, यानी कि यांत्रिकी। जब किसी पिंडों पर हम फोर्स लगाते हैं तो जो उसके व्यवहार में या विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, जो वह गति करने लगता है, इस प्रकार के जो जहाँ भी थ्योरी आएगा उस हम सारे को क्या कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं, यानी कि मैकेनिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भार। किसी वस्तु का पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, उस वस्तु का क्या होता है, भार। यानी कि वेट जो है यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, भार। और यदि का भार जो W बराबर होता है वह M×G होता। यानी कि अगर हम पूछेंगे कि भार का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। चूंकि यह भी एक प्रकार का फोर्स है जो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर क्या होता है, लगाया जाता है, यह भार हो गया। ठीक है, अब देखिएगा भार का जो सूत्र होता है वह M×G होता है। तो जहाँ जहाँ G का मान ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि भार भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर G का मान कम होगा तो भार क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद द्रव्यमान की बात करेंगे। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान। अब कितना परिमाण है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक जैसा ही रहता है। जिससे कहेंगे कि चंद्रमा पर अगर यह पृथ्वी पर 50 केजी द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, तो वहाँ पर भी 50 केजी ही होगा। लेकिन भार कहेंगे तो भार चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह चंद्रमा पर का जो गुरुत्व होता है पृथ्वी से 1/6 होता है। 1/6 यह भार वहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिएगा भार और ये जो है द्रव्यमान में अंतर है। पृथ्वी का आकर्षण बल को ही हम भार कहते हैं। वस्तु या पदार्थ का परिमाण को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम या केजी। ठीक है, यह ग्राम भी कह सकते हैं। भार एक सदिश राशि है, लेकिन जो है यह द्रव्यमान अदिश राशि है। भार वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, अचर होता है। यानी कि द्रव्यमान बदलता नहीं है, वह एक अचर राशि है। इसके बाद हम दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। अब देखिएगा डिस्टेंस किसको कहेंगे, देखिएगा टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे यह ए है और यह बी है, तो ए से बी के बीच के दूरी को, यह देखिएगा ए से बी के बीच की दूरी, यानी कि जाने के लिए आप ऐसे घूम करके भी जा सकते हैं, इस प्रकार से भी घूम करके जा सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से भी जा सकते हैं। करे कि अगर हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ को कहते हैं दूरी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वह कहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन ये देखिएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, यह कुछ भी हो सकता है। प्रतिदिन की जो है भाषा में दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन एक ही अर्थ होता है। देखिएगा विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। इसमें रिलेशन होता है D > S। विस्थापन के दूरी इक्वल हो सकता है और यह दूरी हमेशा क्या होता है, लगभग यह S यानी विस्थापन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। करें कि जब, और दोनों कैसा मात्रक मीटर होता है, जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए प्रत्यक्ष मार्ग और वास्तविक लंबाई के विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम यह जो है स्थिति के बीच को ये बदलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि दूरी उसको कहेंगे, यानी कि जो लेंथ ऑफ पाथ है,
यानी कि रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन दोनों बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन SI मात्रक दोनों का समान होता। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ क्या होता, दिशा भी रहता। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है और जबकि विस्थापन एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यह शून्य नहीं हो सकता। देखिएगा दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव शून्य हो सकता। देखिए कैसे हो सकता, मान लेते हैं कि यह A पॉइंट है और मान लेते हैं कि यह क्या है, B पॉइंट है। अगर हम कहेंगे कि आप इस प्रकार से जैसे कि यह A से B तक जाएं किसी भी तरीके से ये, और A से B के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 11 किलोमीटर का है। अब A से B तक आप गए, पुनः यह B से जो है चल करके 5 किलोमीटर के पास आप C पर आ गए। कहने का मतलब है कि पूछेंगे कि अब विस्थापन कितना है। तो अब देखिएगा प्रारंभिक बिंदु A से शुरू किए, B गए, 11 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर बैक आए, आगे हैं कहाँ पर, C पर। और विस्थापन क्या कहा कि यह A और C यानी कि दो, यह अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन अब कितना, चूंकि टोटल तो 11 है, 5 इधर से भी आ गए, इसका मतलब अब C पर आ गए हैं, तो 6 किलोमीटर यहाँ क्या होगा, विस्थापन। लेकिन यहीं पर कहते कि दूरी कितना हुआ, तो 11 इधर से गया, 5 उधर से आया, 11 5 कितना, 16 किलोमीटर का दूरी होता। अब इसका मतलब है क्या, अब पॉजिटिव हो गया। अब देखेंगे कि जैसे हम पुनः A पर ही आ गए, जहाँ से चले थे पुनः वहीं पर आ गए, इसका मतलब फाइनल पॉइंट भी वही होगा, इनिशियल पॉइंट भी वही होगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद अगर हम जाएंगे इसके बैक में, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर आप बैक चले गए, D पॉइंट पर आ गए, इसका मतलब है कि जहाँ से शुरू किए थे यह पॉजिटिव डायरेक्शन होता और यह नेगेटिव डायरेक्शन होता। जहाँ से शुरू किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर गए, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए कहता है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता और यह नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद अंततः वह प्रारंभिक बिंदु पर क्या होता है, पहुंच जाता। अब देखिएगा दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर, इसका मतलब दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, चाल। चाल क्या है, एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक भी, चूंकि दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम वेग परिवर्तन, अब वेग किसको कहेंगे, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि विस्थापन बटा क्या हो गया, समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, यह क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वेग और विस्थापन यहाँ पर भी दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन एक सदिश है और एक अदिश है। तो सदिश कौन सा हो गया, वेग, और अदिश हो गया चाल। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा करें क्या, त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिएगा वेग परिवर्तन की दर कहने का मतलब कि भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय, इसी को कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ए कहते हैं। और त्वरण चूंकि अब वेग में वेग से घटाएंगे तो वेग ही प्राप्त होगा, तो ऊपर वाला का हो गया मीटर प्रति सेकेंड और नीचे में एक और सेकेंड है, कहने का मतलब हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यह स्क्वायर हो जाता है वेग का SI मात्रक। इसका सूत्र अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, यह V माइनस यू बाई टी, SI मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है न्यूटन के गति के नियम। पिंड, यह गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम को परिभाषित किया, यानी कि जो गति संबंधित न्यूटन साहब ने नियम दिया वह कितना दिया, 3। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति का नियम बल की परिशुद्ध यह परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा प्राप्त किए गए गति की अवस्था के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिएगा न्यूटन साहब ने सबसे पहले यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम को देखेंगे। प्रथम नियम कहता है कि जो जिस अवस्था में रहता
वही अवस्था में क्या होता है, रहना पसंद करता है। इसका मतलब अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, और यह अगर विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करता। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम से यह बल की परिभाषा मिलता, बल की परिभाषा मिलता है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन के यह जो है प्रथम गति नियम से। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को यह गैलीलियो का नियम, यह जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व की अगर हम बात करेंगे, जड़त्व किसको कहते हैं, तो जड़त्व भी उसी को कहेंगे जो अपने अस्तित्व को क्या होता है, बनाए रखने का प्रयास करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे गति का, यानी कि जड़त्व भी क्या होता है, दो प्रकार का, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है क्या, यह अस्थिर का जड़त्व होता है, अस्थिर जड़त्व होता है। एक गति का और एक विराम का जड़त्व होता है, ठीक है। अगर हम गति के जड़त्व की बात करेंगे तो जो गति के कारण, जैसे कि ट्रेन चल रही है, अचानक विराम आ गया, अचानक ब्रेक लगा दिया तो आगे की ओर झुक जाना, वह क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, खड़ा है और अचानक वह क्या किया, ये जो है एक्सीलेटर दिया, अचानक वह शुरू किया, इसका मतलब क्या होता है, आगे की पीछे की ओर झुक जाएंगे, तो पीछे की झुक जाएंगे, वह हो जाता है क्या, विराम का जड़त्व हो जाता है। इसके बाद है करें कि वास्तव में द्रव्यमान किसी जड़त्व की यह जो है माप होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान है तो जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर हल्की वस्तु है वह जड़त्व भी क्या होगा, यह कम होगा, ठीक है, कम होगा, हल्की जड़त्व होगा। इसके बाद न्यूटन के गति का दूसरा नियम की बात करेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु का बाह्य बल लगने से उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। गति में यह परिवर्तन होने की अर्थ वस्तु में त्वरण उपस्थिति होने से है, यानी कि गति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि आप त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं, वस्तु गतिशील है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उत्पन्न त्वरण यह होता है। प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु का आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। अब करें कि बल, बल किसको कहते हैं, बल बराबर होता है m इंटू ए। कहने का मतलब है कि बल वह बायकारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसको क्या करता है, परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, उसको कहते हैं बल। और इसका जो सूत्र होता है m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो m मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है केजी, ए का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम पूछेंगे कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन भी होता है, क्या होता है, न्यूटन भी होता है। आगे न्यूटन की गति का यह तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम की अगर हम बात करेंगे, करें कि गति के जो है तृतीय नियम के अनुसार जब कभी वस्तु किसी या वस्तु पर लगती है, दूसरी वस्तु भी उस पर, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे आप देखते होंगे कि बंदूक से जब गोली चलाते हैं क्या होता है, झटका महसूस होता है, जितना मोटा साइज का बुलेट होगा उतना तेज झटका देता है। कहने का मतलब यह है न्यूटन का तृतीय गति नियम। नाव के किनारे पर से देखिएगा, अगर हम आगे की ओर कूदते हैं तो नाव का पीछे की ओर हटना, यह क्या होता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का ही उदाहरण है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का मान क्या होता है, बराबर होता है, और यह दिशा में एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत, यानी कि जो बल लगेगा वह दोनों समान लगेगा, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। संवेग, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P इक्वल होता है m इंटू वी। m द्रव्यमान क्या हो गया, kg, और v यानी कि वेग, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो संवेग का kg मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है इसका। अब देखिएगा करें कि संवेग एक सदिश राशि है जिसकी वेग यह दिशा में ही यह होती है, करें कि जिसका दिशा वेग की दिशा होती है, और प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है, और संवेग का ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग में परिवर्तन, अब देखेंगे करें किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का एक अन्य रूप है।
यानी कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक यानी कि जो बाह्य बल लगाते हैं यह क्या होता है, संवेग परिवर्तन के दल बाह्य बल के क्या होता है, समानुपाती, और जो संवेग में परिवर्तन होगा वह बल के ही दिशा में होता है। यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम होता है। यानी कि बर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। जैसे हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे देखिएगा क्रिकेट आप लोग खेले होंगे, तो क्रिकेट में जो कैच लेते हैं, जैसे जैसे आपके हाथ के नज़दीक बॉल आते जाता आप हाथ को क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं, ताकि क्या होता है वहाँ पर बल कम लगे। नहीं तो अगर क्या होगा, या अचानक आप इधर से या हाथ को बढ़ाएंगे, उधर से बॉल आ रहा है तो बॉल क्या होगा, उछल जाएगा, कैच नहीं हो सकता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो उसका प्रारंभिक संवेग जो होगा m इंटू क्या होगा, u होता है, m इंटू क्या होता है, u होता है। अब करें कि t समय में f, यानी कि अगर p यह शुरू वाला है mu और अंतिम वाला संवेग है m इंटू v, करें कि संवेग में परिवर्तन, तो m v माइनस क्या होता है, mu, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर करने का मतलब है कि f यह इक्वल टू क्या हो गया, एम भी माइनस एम यू, एम यू तो जीरो होता, यह क्या हो गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस क्या होता है, यू बटे क्या हो जाएगा, टी, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम इंटू ए। और यानी कि फोर्स का जो यानी कि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो अथवा दो से अधिक पिंड के समुदाय कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का यह संवेग अस्थिर रहता है, संरक्षित रहता है, और इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखिएगा कार्य, क्रिया एक होता है कार्य और एक होता है काम। देखिएगा दोनों में अंतर होता है। जैसे कि आपने पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई किए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, आप थक जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने काम किया, कार्य नहीं किया। क्योंकि कार्य का जो परिभाषा होता है वह बल इंटू विस्थापन, यानी कि फोर्स लगाने के बाद अगर आप विस्थापित हुए हैं तब उसको कार्य माना जाएगा, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे अगर बोल देंगे कि 50 केजी का कट्टा यानी कि बोरी लेकर के आप खड़े रहिए और 1 घंटा तक खड़े रहेंगे तो क्या आप थक जाएंगे क्या? बिल्कुल थक जाएंगे। लेकिन क्या आपने कोई विस्थापन नहीं किया, इसका मतलब कार्य जीरो है, इसको कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कि अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु में विस्थापन होता तभी जो है वह कार्य समझा जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं समझा जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान यह जो है बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिएगा कार्य में 3 केस बनता है। अगर इसका हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यानी कि अगर हम यह थीटा का मान जीरो थीटा का मान कब होगा, जब देखेंगे यह अगर हम ये आपका फोर्स इधर लगा रहे हैं और वस्तु खिसक भी इधर ही रहा है, जो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा तब यहाँ पर एंगल जीरो बनेगा और कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो W बराबर क्या होगा, F इंटू एस हो जाएगा। यह पहला कंडीशन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विस्थापित भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, यह F इंटू एस हो जाएगा। एक कंडीशन होता है जैसे कि माथे पर अगर हम आपके बोझ रख दिए और आप जा रहे हैं इधर आगे की तरफ, यहाँ पर देखिएगा फोर्स लगाएंगे आप ऊपर की तरफ, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 90 का मान होता है क्या, 0, और cos 90 का मान होता है 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो F इंटू एस इंटू क्या होगा, 0 करने का मतलब 0, वर्क डन यहाँ पर भी नहीं होगा। एक और होता है जैसे कि आप ये हैं और आपके हाथ ये है, तो हाथ में अगर हम 50 केजी का वजन दे देंगे, आपने फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन यह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका मतलब इसके बीच जो एंगल बनता है वह कितना का, 180 का। करने का मतलब है एफ, यानी कि जो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 180 का होता है -1। यहाँ पर क्या हो गया, कार्य निगेटिव में, और कार्य बराबर क्या हो गया, यानी कि F इंटू क्या हो गया, S, यानी कि W बराबर जो हो गया वह क्या, F इंटू क्या हो गया, S।
तो एफ का क्या होता है न्यूटन, और यह एस का क्या हो गया, एस यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, न्यूटन मीटर कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं जूल। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब होता है समर्थ यानी कि पावर, किसी मिशन या कर्ता द्वारा कार्य करने की दर। अब देखिएगा पावर कार्य करने की दर यानी कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, यह शक्ति कहते हैं। अब देखिए कार्य करने का मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि W/T हो जाएगा। अब देखिए कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकेंड, तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड, इसको हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। तो यह P बराबर क्या होगा, W/T, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल सेकेंड, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, वाट भी कह सकते हैं। और शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में जो होता है 746 वाट। अब एक होता है एनर्जी। अब देखिएगा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, जैसे कि आपने भोजन ग्रहण किया तो आप में क्षमता आ जाता है, कार्य काम करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, यह ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को 2 भाग में बांटा, हालांकि ऊर्जा तो बहुत तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः 2 प्रकार का ऊर्जा पढ़ेंगे, एक गतिज ऊर्जा कहेंगे और एक कौन सा, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा होता है कि गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाता है। जैसे कि आप बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक चलाते हैं तो उसमें बुलेट में देखिएगा जैसे ही टक होगा तो वह क्या होगा, बहुत तेज स्पीड से लगता है और अपना लक्ष्य को भेदते हुए क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो वह उतना गति उसमें आया कि वह अपना लक्ष्य को भेद सकता है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन आ रही होती है, तो ट्रेन अगर 120 की स्पीड में है और आप बीच पटरी पर खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे, हम उसको रोक देंगे। तो एक बार रोक करके ट्राई कीजिएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, या अगर ऐसा करते हैं तो चूंकि ट्रेन में गति होता और गति के कारण उसमें उतना ऊर्जा होता है कि आपको वह अपने चपेट में लेकर के क्या होगा, चली जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रकार यानी कि जो जैसे कि हवा है, तो हवा में भी देखिएगा किसी का छप्पर उड़ जाता है, या जो कोई व्यक्ति अगर बोझा ढो रहे हैं तो उसको यह थोड़ा सा विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब है कि हवा में भी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि गति के कारण उसमें कार्य करने देखते हैं। हवा जब बहुत तेज तूफान आता है तो पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकता है, इसका मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होता है, और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv²। यहाँ से देखिएगा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चूंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², यहाँ पर कहेगा कि वेलोसिटी को अगर दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इस सूत्र को ध्यान में रखेगा, अगर स्क्वायर है तो अगर वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर इतना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना, 4 गुना। अगर वेलोसिटी को 3 गुना करेंगे तो यह काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को 4 गुना करेंगे तो यह 16 गुना बढ़ जाएगा। चूंकि हम देखेंगे पावर है क्या, अगर है तो उसके स्क्वायर इतना नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि m, तो m देखिएगा एक ही है, यह m, इस पर पावर नहीं है, इसका मतलब m को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना होगा। m को अगर 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 3 गुना होगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं, अभी हम काइनेटिक एनर्जी का संवेग के साथ जो है क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2mv होता है, ठीक है, p²/2m। अब देखिएगा p अगर संवेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, चूंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। अगर संवेग को 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम संवेग को 4 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यह 16 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से काम चलता है। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का वह रूप जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण हो जाता है, यानी कि जो अस्थिर रहने के कारण उसमें ऊर्जा आ जाता है, कार्य करने की क्षमता आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र याद रखिएगा, P=mgh होता है। क्या होता है, mgh। अब देखिएगा प्रश्न कोश पर चलते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अब देखिएगा साधारण मशीन या यंत्र कहिए, तो साधारण मशीन का मतलब ही होता है कि कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। इसका मतलब है जो आपके कामों को आसान कर दे वही क्या होता है, साधारण मशीन कहलाता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, करे कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यह तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? तराजू का रीडिंग बढ़ जाएगा। तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करे कि गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर 1 लीटर वायु अंदर लेते हैं तो 1.225 ग्राम वजनी होता है, और यह करे कि लेकिन उसके घनत्व में क्या होगा? कमी होगा। अब देखिएगा यहाँ पर करे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। तो देखिएगा सदिश राशि जिसके में परिमाण के साथ साथ दिशा और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टराइजेशन को भी फॉलो करता है उसको सदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो विस्थापन, बल और वेग ये क्या होता है? अदिश राशि नहीं है, ये सब सदिश है। जबकि आयतन क्या होता है? अदिश राशि होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो विस्थापन यह क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। बाकी समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशि है। कौन जो है सदिश राशि नहीं है? यह गति, गति अदिश राशि है। ध्यान में रखिएगा, यह सदिश नहीं है। जबकि वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन यह सब क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यह 6 नंबर, कौन अदिश राशि है? तो दाब। दाब बराबर क्या होता है? यह बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। इसका अगर हम फॉर्मूला ये पूछेंगे कि यह इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह इसको हम पास्कल भी कहते हैं। बल, वेग या त्वरण ये सब क्या होता है? सदिश राशि है। अगला बात करेंगे कि कौन सा एक सदिश राशि है? अभी बताए थे कि संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब क्या होता है? अदिश राशि की श्रेणी में आता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, तो संवेग होता है m/v और वेग होता है v, दोनों के अनुपात क्या मिलता है? तो v से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा द्रव्यमान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बल का गुणनफल है। बल किसका किसका गुणनफल? तो F बराबर क्या होता है? m/a। तो m मतलब क्या हो गया? मास, और a मतलब एक्सेलरेशन, ये त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने के वाली संख्या समान हो, यानी कि आयतन जो होगा वह एल क्यू, ये रखेगा एल क्यू, और यह जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? 6L²। तो कौन सा संख्या रखेंगे जो दोनों ओर बराबर होगा? अगर 6 रखेंगे तो 6 गुना 6 का क्यू हो जाएगा, इधर रखेंगे तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 का क्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यह डी नंबर। और देखिए यह IAS प्री में पूछा 1997 में। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो करें कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही इसका क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं, करें क्या हमारे यह द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतः सूर्य की ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? यानी कि यह नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा यह अंतः सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13। हवाओं की यह ऊर्जा जो होता है इसमें केवल गतिज ऊर्जा होता है। हवाओं में जो ऊर्जा होती है केवल क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा उसको कहेंगे जो गति के कारण कार्य करने की क्या हो जाता है? क्षमता आ जाता है। अगला है क्या नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि वायुपिंड में ऊर्जा कौन सा रूप यह विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो गतिज ऊर्जा को, यानी कि जो यह वायु शक्ति जो यहाँ पर पावर लगाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे, तो वायु यानी कि जो गतिज ऊर्जा होता है उसको क्या होता है? विद्युत में परिवर्तित करता है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा या परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा में जब बदलेगा, तो गतिज से जब ऊष्मा में बदलेगा उसमें घर्षण बल अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो घर्षण बल किसको कहेंगे? जो क्या करता है? गति का विरोध होता है, यानी कि गति के अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मानव चलता है, तो चलता है देखिएगा वह फोर्स लगाता है किधर? पीछे की तरफ, तो घर्षण लगता है उसके आगे की तरफ। आगे की तरफ घर्षण लगेगा, पीछे की तरफ अप्लाइड फोर्स लगता है।
तो घर्षण कहेंगे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में काम करता है। सेम डायरेक्शन में लगेगा तो फिसल जाएगा, लोग गिर जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। उष्मा से यह विद्युत की बात करेंगे तो उष्मा से विद्युत यह सौर सेल की बात करता है। वह विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर और द्रव्यमान से उष्मा में नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक यह जो है उष्मा एवं प्रकाश में यह ईंधन दहन की बात करता है। यानी किसका जो होगा आप मिला लेंगे। अब देखेंगे उष्मा से विद्युत सौर सेल, यह उष्मा से क्या होता है विद्युत में बदल देता है। और करेंगे विद्युत से ध्वनि में लाउड स्पीकर क्या होता है विद्युत से ध्वनि। एक होता है माइक्रोफोन जो क्या होता है ध्वनि को विद्युत में बदल देता है, कौन सा माइक्रोफोन। और यह द्रव्यमान से जो है यह उष्मा में नाभिकीय रिएक्टर और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश में यह ईंधन दहन की बात करता है। गति के सर्वप्रथम यह किसने प्रतिपादित किया था? गति को प्रतिपादित किया सबसे पहले गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया और इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को यह गति कहते हैं। इसके बाद न्यूटन ने यह पिंडों और वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए यह गति नियम क्या हुआ था प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति का पहला नियम यह जाना जाता है जड़ता के नियम से। जड़त्व के नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम, या फिर इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अपने स्थिति को जो बनाए रखे उसी को जड़ता का नियम कहता है। जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तब तक अपने स्थिति को क्या होता है कायम रखता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है अस्थिर का जड़त्व। क्या कारण है? अस्थिर का जड़त्व। अभी बताए थे एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है अस्थिर का जड़त्व। कह रहे कि अगर बैठा यात्री है अचानक गाड़ी चल पड़ता है तो यह पीछे की ओर झुक जाता, इसका मतलब है कि वह अस्थिर का जड़त्व है। गाड़ी चल रहा है अचानक ब्रेक मार दिया तो यह देखेगा आगे की तरफ झुक जाना, वह क्या होता है गति का जड़त्व का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर यह एक तेज मोड़ लेती है तो बैठे यात्री क्या होगा? यह दाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर यात्री झुकेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो यात्री दाईं ओर झुकेगा। यह अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ध्यान में रखिएगा। अस्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विराम, यह रेस्ट की स्थिति से, ठीक है, रेस्ट की स्थिति से। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। देखिएगा घर्षण नहीं रहेगा, यानी कि समझिए कि वायु नहीं रहेगा तो वायु भी घर्षण उत्पन्न करता है। तो सीटी जैसे आप फूकेंगे आगे की तरफ तो मूव कर जाएंगे पीछे की तरफ। यानी ये कथन क्या है? सही है कि घर्षणहीन पृष्ठ पर अगर आप सीटी भी मारते हैं यह क्या होता है, यह सीटी भी मारते हैं यह क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ला देता है गति। यदि किसी तंत्र पर यह बाह्य बल क्रियाशील नहीं है इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। h परिवर्तित नहीं, ये r दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है कम। अगर घर्षण कम है तो चल नहीं सकते, यानी कि चलने में कठिनाई होगा। अगर नहीं ही होगा आप फ्लाइट करने लगेंगे, चल नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा करें कि यह विचार करके सही कथन को बताइए। भरी हुई गाड़ी को जो है यह चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है। यानी कि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण क्या होता है कम हो जाता है। और यानी कि जैसे कोई गाड़ी अस्थिर है उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बल की ज़रूरत पड़ता है, तब वह क्या होता है स्टार्ट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता? हम बताए थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है यहाँ पर, यानी कि द्वितीय गति नियम। संवेग परिवर्तन की दर को
यह कम करने के लिए क्या होता है, अपने या हाथ को क्या होता है पीछे खींचता, ताकि उसको समय क्या हो ज़्यादा मिल सके। आगे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह देखिएगा, यह न्यूटन के यह थर्ड गति नियम में पाया जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। केंद्राभिमुखी बल यह किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ में यह गतिमान रखने के लिए। जितने भी ग्रह उपग्रह देखते हैं कि यह क्या होता है, यह सूर्य के चारों यह और चक्कर काटता है। इसका मतलब है यह केंद्राभिमुखी बल है। चंद्रमा ये जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, इसका मतलब यह केंद्राभिमुखी बल का कारण होता है। आगे चलते हैं, यह 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर करें कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल यह किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है कोरियोलिस बल, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि एक मनुष्य अस्थिर नाव से 5 मीटर यह प्रति सेकंड की चाल से यह कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? यह 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। अगला चलते हैं 30 नंबर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो वह क्रमशः XYZ दूरी पर रुक जाएगी। करें कि समान अवरोधक बल लगाएंगे तो वह समान दूरी पर रुकेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। करें कि दो यह द्रव्यमान कि वस्तुएं की गतिज ऊर्जा यह का अनुपात कितना है? 4:9 है। उसके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं 32। साइकिल और कार में बॉल वायरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो साइकिल में जो और कार में बॉल वायरिंग दिया जाता है, पहिया और धुरी के बीच संपर्क यह का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। बॉल बेरिंग का जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है? स्थैतिक को रोलिंग में परिवर्तन करता है, और रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है। रोलिंग घर्षण का मान सबसे क्या होता है? कम होता है, आसान होता है। आगे चलते हैं। एक कार में जो है जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर, और जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी यह अग्र पहिया प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह क्या हो जाएगा? आर से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर से कम हो जाएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त ये जो है पृष्ठ जो होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर क्या होगा? अधिक गहराई होगा। पिछले सिरे पर क्या होगा? अधिक गहराई होगा। निम्नलिखित यह कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पर जो है तीव्र गति से जाता हुआ पहिया का जो है वाहन, ठीक है, पहिया वाला जो वाहन है वह क्या होगा? तो बाहरी पहिए पर उल्टेगा और यह बाहर की तरफ फिसलेगा। बाहरी पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को यह मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गेंद पर यह गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। यानी कि जैसे देखिए गेंद में क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद अगर छोड़ भी देंगे कभी न कभी क्या होता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हवा के द्वारा घर्षण और जमीन पर जो टप्पा खाता है वह जमीन का भी घर्षण रखता है, इस कारण से यह क्या होता है? रुक जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 38 त्वरण का जो सूत्र होता है यह A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है? समय। इसको क्या कहते हैं? यह त्वरण कहा जाता है। अब देखिएगा करें कि वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, यह भी कौन सा? अपकेंद्रण के कारण, ठीक है। अपकेंद्रण के कारण मथने से दूध का क्रीम क्या होता है? बाहर आ जाता है। अब अगला वीडियो में हम गुरुत्व के अधीन गति को लाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करेंगे।
वहाँ पर सारा PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए